विद्यार्थियों का काव्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज फिर से हम एनिमल से संबंधित जो भी सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर पे है आपका स्लॉथ। तो स्लॉथ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आपको बताते चलेंगे, उस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर हम स्लॉथ की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि यह भालू जैसा जानवर है लेकिन भालू होता नहीं। भालू जैसा दिखता है लेकिन रियलिटी में यह भालू होता नहीं। यह लगभग 17 घंटे सोता है, यानी इसका सोने का जो अवधि है वो लगभग कितने घंटे तक सोता है? 17 घंटे सोता है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये उल्टा लटक कर सोया हुआ। तो यह 17 घंटा सोता और उल्टा लटक करके सोता है। अगर इसके हम एज की बात करें, आयु की बात करें, तो इसकी आयु लगभग 40 साल होती है और पेड़ों के पत्ते और कीड़े मकोड़े खाते हैं। इसका जो आप नेल जो देख रहे हैं, नाखून, इसका इस्तेमाल क्या करता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं टहनी में छुपे हुए, उसमें क्या करता है कि ये अपना नेल डाल करके उसको निकाल लेता है और उस कीड़ा मकोड़ों को ये खा लेता है, तो उससे भी अपना पोषण करता है। सप्ताह में केवल एक दिन शौचालय के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही रहता है। और यह एक अच्छा तैराक भी है। यह एक अच्छा तैराक भी है। और साथ ही क्या कहा जा रहा है कि यह मुख्य रूप से मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब यहां से सवाल क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहला स्टेटमेंट रहता है कि यह भालू जैसा दिखता है, यह लगभग 17 घंटे सोता है, यह पेड़ों पर उल्टा लटक करके सोता है, इसकी जीवन काल की अगर बात करें तो 40 वर्ष का होता है। इस तरह से इसे 4 स्टेटमेंट बना करके पूछा जाता है और कहा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन सही है। तो ये जो है चारों पॉइंट को आपको याद रखना है कि ये भालू जैसा दिखता है मगर भालू होता नहीं है, और यह 17 घंटे सोता है, यह पेड़ों पर उल्टा लटक करके सोता है। कैसे? उल्टा लटक करके सोता है। और यह पेड़ों के पत्ते और कीड़े मकोड़े को खाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यह अपने पूरे जीवन काल में, इसका जीवन काल कितना वर्ष होता है? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है और ये 40 वर्ष में जो है केवल 8 पेड़ों पर ही जो है अपना पूरा का पूरा जीवन काल बिता देता है। अगर जो है हम देखें 8 से भागा अगर आप दें 40 में, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। यानी एक पेड़ पर ये कितना वर्ष रहता है? 5 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केचुआ की, और केचुआ से संबंधित प्रश्न जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। अगर केचुआ की बात करें तो केचुआ का जो पालन होता है, इसके पालन को कहा जाता है वर्मी कल्चर। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। और यह जमीन के नीचे रहता है और खाता क्या है? तो मृत पत्ती, मिट्टी और पौधे को ये खाते हैं। और ये दिखाई कब देते हैं? ज्यादातर ऐसे जो है ये दिखाई गर्मी के मौसम में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर बरसात की हम बात करें तो बरसात में ये ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ध्यान में रखना है, इसका पालन वर्मी कल्चर कहलाएगा। यहां से प्रश्न आता है कि केचुआ का पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। अब ये मुख्य रूप से आपको किस मौसम में दिखाई देता है? तो कहा जा रहा है कि बारिश के मौसम में
जमीन पर ये आ जाते हैं। और इसकी अगर आयु की बात करें तो इसकी आयु 8 साल तक होती है और इसकी लंबाई जो है लगभग 14 इंच होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह मिट्टी खाते हैं और जमीन को भुरभुरा कर देते हैं। किसी किसी बुक में देखिएगा या कहीं जो है पोली भी लिखा रहता है, पोली, ये मिट्टी को पोली बना देते हैं। तो भुरभुरा रहे या पोली रहे, बोथ आर सेम इन द मीनिंग, ठीक है। तो कहीं कहीं आपका पोली भी लिखा रहेगा, भुरभुरी भी लिखा रहेगा। तो ये मिट्टी को खाते और भुरभुरा कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जिससे क्या हो जाता है कि मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके कारण जो आपका खेत का मिट्टी है वो क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो यहां से सवाल क्या आएगा कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केचुआ। केचुआ का पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। यहां से एक सवाल और दागा जा सकता है आपके ऊपर कि केचुआ का इस्तेमाल करके एक खाद बनाया जाता है जिसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि केचुआ का इस्तेमाल करके एक खाद तैयार किया जाता है और जिसको क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, तो ये क्या करते हैं कि एक जमीन में इस तरह से गड्ढा बना देते हैं, इसमें आपका गोबर डाल दिए, ठीक है, मिट्टी डाल दिए, सूखा पत्ती घास वगैरह डाल दिए और इसमें क्या किए कि ढेर सारा केचुआ डाल दिए। तो केचुआ क्या करेगा, इसको खाएगा, है ना, और खाएगा तो उसके मल से जो प्रोडक्ट बनेगा, बात समझ रहे ना, मल से जो मल जो निकलेगा वही क्या है, वही आपका वर्मी कंपोस्ट। और जब इसको आप अपने खेतों में डालिएगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो फसल होगा वो काफी बेहतर होगा। तो ध्यान में रखिएगा, यहां से 3 पॉइंट पेपर 2 के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि केचुआ का पालन, वर्मी कल्चर, कौन सा खाद बनेगा, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, या जैविक, कहीं कहीं लिखा रहता है जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद, ध्यान में रखिएगा। और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। पेपर 2 के लिए 3 पॉइंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गिलहरी के बारे में कहा जा रहा है। तो गिलहरी के बारे में क्या जानकारी है, कह रहा है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके जो दांत है वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। और ये पेपर 1 में ऑनलाइन 2022 में पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका दांत जीवन भर बढ़ते रहता है। ये 2022 में ऑनलाइन में पूछा गया प्रश्न है पेपर 1 में कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका दांत जीवन भर बढ़ता है, तो वो कौन सा जीव है, गिलहरी। और ध्यान में रखना है कि इसके दांत जो है काटने और कुतरने के कारण क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। अगर बिल्ली की बात किया जाए तो बिल्ली के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बिल्ली के दांत जो है, अगर बिल्ली के दांत की बात करें तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। ध्यान में रखिएगा बिल्ली के दांत कैसे, तो कहा जा रहा है कि मगरमच्छ और छिपकली के जो है बाहरी कान नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य के अगर देखिए तो ये क्या है, कान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम मगरमच्छ की या छिपकली की बात करें इसके कान दिखाई नहीं देते। कान की जगह क्या होते हैं, तो कान की जगह छोटे छोटे क्या होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। छिपकली को ध्यान से देखिएगा अपने घर के दीवार पे, कान उसके नहीं होते, 2 छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण, यहां से भी प्रश्न पूछा गया पेपर 1 में डॉल्फिन से भी संबंधित। तो डॉल्फिन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि डॉल्फिन एक स्तनधारी जलीय जीव है, यानी वाटर मैमल। स्तनधारी का मतलब क्या होता है,
स्तनधारी हम वैसे जीव को कहते हैं जो बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। और उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? चमगादड़। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो उड़ता भी है, तो कौन सा हो जाएगा? चमगादड़। और जल में रहने वाला स्तनधारी जीव कौन सा? डॉल्फिन है। और इसको जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, इस डेट को याद रखना है। 5 अक्टूबर 2009 को इसको जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगर बात करें डॉल्फिन की, तो कह रहा कि डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं और आपस में क्या करते हैं? बात करते हैं। कम्युनिकेशन का जो इनका माध्यम है वो विभिन्न प्रकार के वॉइस के माध्यम से होता है, विभिन्न प्रकार के आवाज के माध्यम से होता है। जैसे हम लोग भी सिचुएशन के अनुसार जो है क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार का आवाज निकले, अलग आवाज। तो उसी प्रकार से डॉल्फिन जो है एक दूसरे से बात करने के लिए क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि यह एक विवेकशील और बुद्धिमान जीव है और यह मानव से तुरंत दोस्ती कर लेती है। थोड़ा सा भी इसको दाना दीजिएगा 2-4 दिन, तो ये आपका जो है फ्रेंडली एकदम हो जाएगा, जैसे कुत्ता है ना। 2-4 दिन उसको रोटी दे दीजिए तो आपके साथ फ्रेंडली व्यवहार करने लगता है, जस्ट लाइक ये कुत्ता के जैसा ये भी करता है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन की अगर बात करें, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा कि इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, इस डेट को याद रखना है। और सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो यह जो है गंगा नदी में पाई जाती है, समझ है ना। और डॉल्फिन से संबंधित जो है रिसर्च सेंटर जो है आपका पहला जो है बिहार में ही लगा, पटना में, आपको मालूम होना चाहिए। और यह अंधी जीव है। अंधी का मतलब ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड मतलब इसे दिखाई नहीं देता, अंधी। अच्छा एक चीज और, डॉल्फिन जो है ना इसको सूसू भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में सूसू लिखा हुआ, तो ध्यान में रखिएगा। डॉल्फिन का जो दूसरा नाम है क्या है इसका? सूसू। ठीक है, डॉल्फिन के जगह पे सूसू भी लिखा रह सकता है। तो एनसीईआरटी में सूसू भी लिखा, डॉल्फिन भी लिखा, दोनों याद रखिएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि दुनिया भर में लगभग इसकी 36 प्रजातियां पाई जाती है। तो डॉल्फिन से आपको 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। कौन कौन सा? सबसे पहले अगर बात करें, इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पाई जाती है, किस नदी में? गंगा नदी में। और गंगा की जो भी सहायक नदी उन सभी में भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, थोड़ा सांप के बारे में भी देख लेते हैं। डॉल्फिन पढ़ ही लिए तो सांप भी पढ़ लीजिए। कहा जा रहा है कि यह अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। याद रखिएगा, कितने दांत? 2 दांत। ठीक है, ध्यान में रखना, कितने दांत? 2 दांत। इसके काटने की दवाई जो है इसके जहर से ही बनाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? सीरम। ये भी ऑनलाइन में पूछा जा चुका है। कि यहां कहने का मतलब है कि अगर आपको सांप काट लिया तो जो दवा दी जाती है वो दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जैसे लोहे को लोहा काटता है तो सांप का जहर जो है, सांप का जहर ही काटता है, और वो दवाई बनाई जाती है सांप के जहर से, उसको क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। और कहा जा रहा है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप है। ध्यान में रखिएगा, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और
नाम भी याद रखना है कौन कौन सा, नाग जिसको आप कोबरा कहते हैं, ठीक है, या कोबरा। दूसरा है आपका दुबैया जिसको रसेल वाइपर भी कहते हैं, और इसके बाद है आपका करैंत, और लास्ट में आपका अफाई। ये 4 सांप जो है भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, सांप के कितने दांत? 2 दांत, ठीक है। कौन कौन से सांप जो है पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, नाग, दुबैया, करैंत और अफाई। और नाग को कोबरा कहेंगे, दुबैया को रसल वाइपर इसको कहा जाता है। इसके बाद और क्या है पॉइंट, कहा जा रहा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा सांप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा का मतलब है अजगर। अजगर समझते हैं जी, अजगर, अजगर को ही एनाकोंडा कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि क्या करता है? निगल जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सांप अपने शिकार को कैसे खाता है, चबा करके नहीं, वो डायरेक्ट क्या करता है? अपने शिकार को निगल जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं, मतलब सांप जो देखते नचाने का जो काम करता है उसी को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। और कालबेलिया नाच सांप जैसी मुद्राएं होती है। कालबेलिया नाच में कैसी मुद्राएं होती है? सांप जैसी मुद्राएं होती है। और आप लोग भी देखिए, जो बाराती वगैरह में जाते हैं तो नागिन डांस डीजे पर लगता है, तो आप लोग भी जो है सांप वाला डांस करते हैं, है ना। इसके बाद कहा जा रहा है कि कालबेलिया जो लोग हैं अपनी बेटी की शादी के तोहफे में क्या करते हैं? सांप देते हैं। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है कि नाग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चे को पालने के लिए क्या बनाता है? घोंसला। कौन सा ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है? नाग यानी कोबरा। सांप सुन नहीं पाते हैं, वे केवल वीन के हिलाने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं। लेकिन अगर हिंदी फिल्मों की बात किया जाए तो वहां देखिए जो है आपका जो विलन है वो बीन बजा रहा है और नागिन नाच भी रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि सांप को सुनाई देता नहीं, वो सिर्फ क्या करता है? कंपन को महसूस करता है और कंपन के आधार पर वो अपना जो है फन चलाता है, शिकार को पकड़ता है। बात समझ है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि सांप को सुनाई नहीं देता है बल्कि वो कंपन को महसूस करता है। जब हम बीन इस तरह से बजाते हैं तो बीन का कंपन महसूस करता है, ना कि वो बीन का आवाज सुन रहा होता है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, जैसे छिपकली के बारे में बताया कि सांप के मतलब छिपकली के भी बाहरी कान नहीं होते, मगरमच्छ के भी बाहरी कान नहीं होते, उसी तरह से सांप जो होते हैं उनके भी मतलब मनुष्य के जैसे बाहरी कान नहीं होते, 2 छिद्र होते। ध्यान से देखिएगा, कभी अगर आपके घर के आसपास सांप दिखाई दे तो देखिएगा। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। और सांप मुख्य रूप से क्या खाता? चूहा का खाना सबसे पसंदीदा क्या है? सॉरी, मतलब सांप का पसंदीदा भोजन क्या है? चूहा। चलिए अगला पॉइंट। अब यहां से पॉइंट कौन कौन सा बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा, ये दांत वाला संबंधित पॉइंट पेपर 1 में। कालबेलिया क्या है और कालबेलिया में कैसी मुद्राएं होती है। इसके बाद कौन सा ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, और सांप का प्रिय भोजन। ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद चूहा के बारे में 3 पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए।
कह रहा है कि चूहा में जो है ना देखने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, जबकि सूंघने और छूने की क्षमता अधिक हो। चूहा जो है ना वो ज्यादा क्लियर देख नहीं पाता, लेकिन अगर उसके हम छूने की बात करें, सूंघने की बात करें, मतलब टेस्ट और स्मेल का जो उसका एबिलिटी होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा होता है। और यह सांप का सबसे प्रिय भोजन है। गाय के बारे में 2 पॉइंट है। गाय के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के काम में आते हैं। ध्यान में रखिएगा कि गाय के जो आगे वाले दांत होते हैं उनका काम क्या होता है, आगे वाले दांत का इस्तेमाल काटने के लिए और पीछे का दांत चबाने के लिए। और पीछे के दांत कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और बरली कला, ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है कि बरली कला क्या है। तो बरली कला गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाने वाली एक, जैसे हम घर में रंगोली वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी तरह से क्या होता है कि बरली एक कला है, उसी जो एक रंगोली टाइप का बनाया जाता है ना। उसमें इस्तेमाल क्या होता है, गाय का गोबर और मिट्टी। जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है, उसी तरह से ये भी आपका प्रसिद्ध है, बरली कला। चलिए, चींटी, चींटी से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना महत्वपूर्ण है, चींटी एक ऐसा, मतलब कहा जा रहा है कि चींटी एक सामाजिक कीट है। कैसा, सामाजिक। सामाजिक कीट कहने का मतलब क्या है कि जो समूह में रहते हैं। सामाजिक कीट हम वैसे कीट को कहेंगे जो समूह में रहते हैं और अपने काम का बंटवारा कर लेते हैं। अगर चींटी की बात करें तो चींटी समूह में रहता है और सबका काम बटा होता है। कौन जो है बिल का रखवाली करेगा, कौन भोजन लाएगा, है ना, सबका काम बटा होता है और सभी जो मिलजुल करके क्या है अपने काम को सुचारू रूप से करते हैं, इसलिए इसको सामाजिक कीट कहा जाता है। जैसे मनुष्य में भी क्या है, मनुष्य भी क्या करता है, अपने काम का बंटवारा कर लेता है, मिलजुल करके रहता है, तो मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। तो उसी तरह से कीट भी क्या है, एक सामाजिक, सॉरी मतलब कीट नहीं चींटी, है ना, चींटी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, कह सकते हैं कीट है ना। इसके बाद अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि यह जो है मिलजुल कर काम करते हैं, यानी कॉपरेशन की भावना इसमें होती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, रानी चींटी अंडे देती है। कौन सी चींटी, रानी चींटी केवल अंडे देती है। और सिपाही चींटियां बील का ध्यान रखते हैं और सभी चींटियों का काम क्या होता है, बटा होता है। और चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर जो है पीछे वाली चींटियां आगे का रास्ता तय करती है। ध्यान में रखिएगा कि चींटी जो है, आप इस तरह से देखिएगा, चींटी इस तरह से लाइन बना करके चलता है। अगर यहाँ पे इस तरह से हाथ लगा दीजिएगा तो इसका जो लाइन है वो टूट जाता है, क्योंकि यहाँ जो गंध छोड़ा गया था उसको आपने हटा दिया। तो गंध सूंघ करके क्या है कि चींटी एक दूसरे का मतलब पीछे पीछे चलने का काम करता है। यहां से भी पूछा जा सकता है, दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटी मिलजुल कर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। तो सामाजिक कीट के उदाहरण कौन कौन से हैं, दीमक, ततैया। ततैया समझते हैं क्या होता है, हाँ बिढ़नी, जिसको हम बिढ़नी कहते हैं, ततैया। और मधुमक्खी तो समझते ही है, चींटी, ये सभी के सभी जो है सामाजिक कीट की श्रेणी में आएंगे।
और सिपाही चींटियां जो है बिल की रक्षा करती है, पॉइंट 2 बार लिखा गया है ना। और काम वाली चींटियां जो है भोजन ढूंढ करके लाती हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें है कि दीमक और ततैया समूह में कार्य करते हैं। ठीक है, यहां तक दिक्कत है किसी को? चलिए, मच्छर से जो है आपका प्रश्न पेपर 1 और 2 दोनों में आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कहा जा रहा है कि मच्छर जो है ना वो पानी में अंडे देते हैं। कहाँ? पानी में अंडे देते हैं। और मच्छर से एक प्रश्न आया 2022 वाला में सेकेंड सिटिंग में कि मलेरिया जो है मच्छर से होता है, इसका खोज कौन किया था? तो इसका खोज करने वाले जो हैं रोनाल्ड रॉस नाम के वैज्ञानिक है, जो कि अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के थे। तो मच्छर जो है पानी में अंडे देने का काम करता है, ध्यान में रखिएगा। और ये आपको ढूंढेगा कैसे? तो तलवे की गर्माहट या शरीर के गंध से ये आपको खोज लेगा कि मेरा शिकार कहाँ है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए क्या करना है कि आपको तेल डालना है। लेकिन तेल कौन सा? मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन कहते हैं। अगर कहीं गड्ढा में पानी जमा हो रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें ढेर सारा मच्छर पनप रहा है, तो आप क्या करिए, उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि उसका जो है पृष्ठ तनाव वहां बढ़ जाएगा और फिर वहां जो ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, और जिसके कारण वहां जो मच्छर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बात समझ रहे? जब डालिएगा केरोसिन तो वहां पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता कम जाएगी, मच्छर मर जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, पृष्ठ तनाव छोड़िए। यहां ध्यान में रखना है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या डालना है आपको? तेल। लेकिन कौन सा तेल डालना? मिट्टी का तेल डालना। और घरों में किसका छिड़काव करना है? DDT का छिड़काव करना है। और कहीं भी अगर आसपास पानी जमा हो रहा है तो उसको आपको हटाना है, पानी जमा होने कहीं नहीं देना। चाहे कूलर है, गड्ढा है, गमला है, कहीं भी पानी जमा हो रहा है तो पानी जमा होने से रोकना है। अगर पानी जमा होगा तो मच्छर पनपेगा। और मच्छर से होने वाला बीमारी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इसके लिए आपको बताया थे एक ट्रिक। कौन सा? MDH बताए थे। M से हो गया मलेरिया, D से हो गया डेंगू, और यहाँ C साइलेंट है। C क्या है? C साइलेंट है, तो यहाँ से S से क्या मान लेना आपको? चिकनगुनिया मान लेना, MDH है ना। यानी मच्छर से होने वाला बीमारी कौन सा है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। और मलेरिया मच्छर से होती है, इसकी खोज सर्वप्रथम कौन? रोनाल्ड रॉस, ये उत्तराखंड के वैज्ञानिक थे। और एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू है जी। एडीज मच्छर के काटने से क्या होगा? डेंगू होगा। जबकि मादा एनोफिलीज के काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा। और ये पॉइंट आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। और ये वाला भी कौन कौन सा मच्छर से होता है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद ध्यान में रखिएगा कि जो एडीज मच्छर हैं वो ज्यादा सक्रिय दिन के समय रहते हैं, इसलिए सूर्यास्त के समय ही ये काटते हैं। ज्यादा सक्रिय कब? कौन सा मच्छर? एडीज। ये ज्यादा सक्रिय सुबह में रहता है और 7 बजे के आसपास ये काटेगा। सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय के समय, सुबह में। क्या कोई दिक्कत है? आपको भी मच्छर काट रहा है? खैर कोई बात नहीं, आप भी जो है कितना हो गया?
अरे टाइम नहीं अभी मच्छर काटने का जी। चलिए लंगूर के बारे में थोड़ा सा जानकारी है, 2 पॉइंट है। लंगूर के बारे में कहा जा रहा है कि ऊंचे पेड़ पर रहते हैं और मुसीबत को देख करके खास प्रकार की आवाज निकालते हैं और अपने मित्र को संदेश देते हैं, जिससे क्या होता है कि जंगल के अन्य जानवर भी चौकन्ना हो जाते हैं। अगर शेर को देख लेगा तो एकदम चीं चीं मतलब अजब टाइप का आवाज निकालेगा, और जिससे भी आसपास जो भी जीव जंतु रहेगा वो सतर्क हो जाएगा कि वो शिकार करने वाला आ रहा है, छुप जाएगा। तो इसमें यही ध्यान में रखना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलिए शेर से प्रश्न आता है। टाइम क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, आज खत्म हो जाएगा। शेर के बारे में कहा जा रहा है कि यह जंगल का राजा है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह अंधेरे में, इसका जो अंधेरे में देखने की क्षमता मनुष्य से कितना गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा। और ये भी पूछा गया है, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगभग हम देख रहे हैं कि प्रश्न कहां कहां से आया है, और आपको बताते भी चल रहे हैं कि कहां पे आपको ध्यान ज्यादा देना। और शेर अपने इलाके का निर्धारण कैसे करेगा? मूत्र के द्वारा करेगा, समझ रहे ना। और कुत्ता भी यही काम करता है। शेर मान लीजिए कि ये जो है, अगर मान लीजिए कोई शेर है और ये क्या करेगा कि अपने मूत्र से ऐसे जो है इस तरह से निशान लगा दिया। अब अगर कोई दूसरा शेर आएगा तो इसका गंध उसको मिलेगा, तो समझ लेगा कि वो दूसरे का इलाका है। और नहीं माना, अगर इस इलाका में ये चला आया तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों में युद्ध घमासान मच जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो शेर है वो अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है? मूत्र के द्वारा करता है। और शेर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट पेपर 1 एवं 2 दोनों के लिए, शेर सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहां है? गुजरात में। अब यहां से सवाल बनेगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में। सबसे ज्यादा शेर कहां पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। यहां से 2 प्रश्न बन सकता है। फिर यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस शेर के लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। यहां से पूछा जाएगा कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में। और अगर इसके उम्र की बात करें तो इसका उम्र कितना होता है? 14 साल होता है। और सबसे बड़ी खासियत, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में भी अपनी रास्ता क्या कर लेता है? ढूंढ लेता है। शेरनियां और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह में कौन रहते हैं? शेरनियां और बच्चे। और सबसे बुजुर्ग शेरनी समूह की क्या होती है? नेता होती है। और शेर के बच्चे 2-3 साल के बाद अपने समूह को क्या करते हैं? छोड़ देते। तो यहां से स्टेटमेंट बना करके प्रश्न पूछा जाता है। 4 स्टेटमेंट दे दिया, अब पूछ लिया कि इनमें से कौन सा सही, 1 नंबर 2 नंबर या सभी के सभी सही। ठीक है। इसके बाद अगर ब्लू व्हेल की बात किया जाए तो ब्लू व्हेल के बारे में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है और यह स्तनधारी जलीय जीव है। स्तनधारी जलीय जीव बता चुके हैं कि स्तनधारी क्या होता है। और यह फेफड़ों से सांस लेती है और यह सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहां पे? डॉल्फिन कहां पाई जाती है? प्रशांत में। डॉल्फिन कहां? गंगा नदी में। और ब्लू व्हेल प्रशांत महासागर में। इतना जो है रखिएगा, मतलब डाटा कमजोर तक कैसे होगा जी। चलिए अब यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में भी जो है सवाल आता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और कौन कौन सा पॉइंट इसमें ध्यान रखना मधुमक्खी के बारे में?
सबसे पहला पॉइंट जो है ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और मधुमक्खी का जो पालन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शहद और मोम प्राप्त करना। क्या? शहद और मोम। मोम का मतलब वैक्स है ना, वैक्स। और इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट में होता है और महंगा भी होता है। अगर मधुमक्खी पालन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा मधुमक्खी का पालन कहाँ होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर का एक चीज और फेमस है, क्या? लीची। और सबसे ज्यादा किसके फूल की तरफ आकर्षित होते हैं मधुमक्खी? लीची के फूल की तरफ आकर्षित होते हैं। और लीची के कहता कि लीची के फूल किस माह में आते हैं? फरवरी माह में आते हैं। और मधुमक्खी का पालन, डेट याद रखिएगा, कब से कब? अक्टूबर से नवंबर। डेट पूछा जाता है कि मधुमक्खी का पालन किस माह से किस माह में होगा, तो अक्टूबर से नवंबर माह में होगा। और इसी समय मधुमक्खियां अंडे देती है और एक छत्ते में लगभग 12 केजी शहद। कितना? 12। एक मतलब एक छत्ते से लगभग आपको कितना शहद मिल जाता है? 12 केजी शहद मिल जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का एक बॉक्स और चीनी का जो है घोल, क्या? चीनी का घोल, याद रखिएगा, चीनी का घोल। चीनी का घोल इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये बॉक्स बना हुआ लकड़ी का, इस तरह से बना देते हैं और इसमें चीनी का घोल डाल देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि मधुमक्खियां इसकी ओर आकर्षित होगा और इसमें आएगा, अपना घोंसला मतलब अंडा देगा, है ना, और फिर शहद का निर्माण होगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि बॉक्स में एक रानी मक्खी तथा अन्य श्रमिक मक्खी और कुछ नर मक्खी होते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि मधुमक्खी की छत्ते में कितनी रानी मक्खी होती है? कितनी? केवल एक। और बाकी श्रमिक का मतलब लेबर, है ना, लेबर वाला काम। जाओ जी तुम जो है नेक्टर ढूंढ करके लाओ। नेक्टर का मतलब हुआ फूल का रस, है ना। रानी मक्खी का काम है कि अंडे दे देगी, बाकी ये आराम से बैठी रहेगी, है ना। और बाकी जो है इसका अपना खातिरदारी में लगा रहेगा। और तथा कुछ नर मक्खी होते हैं। अंडे देने का काम केवल कौन? रानी मक्खी करती है। और नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, यानी ये नल्ला होता है। नल्ला समझते हैं? बेकार आदमी, जिसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार। और अगर बात करें तो मधुमक्खी के डंक में सबसे महत्वपूर्ण पेपर 2 के लिए कौन सा? फॉर्मिक एसिड। और चींटी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा, चींटी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है और मधुमक्खी में भी आपका फॉर्मिक एसिड ही होता है। ठीक है, हालांकि ये आपको पढ़ा देंगे, ये क्लास 7 के साइंस में है, एसिड एंड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर। मकड़ी की अगर बात करें तो मकड़ी जो है ऑर्थोपोडा समूह का प्राणी है। और सबसे महत्वपूर्ण, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। मकड़ी, इसलिए मकड़ी को कीट की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जनरली जो कीट होते हैं ना, कीट जो होते हैं उसके 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी के कितने पैर हैं? 8 पैर। इसलिए इसको कीट की श्रेणी से बाहर रखा गया है। जैसे आप काउंट करके देख भी सकते हैं कितना पैर है। 10 पैर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 2 इसका एंटीना है जी,
ये पैर थोड़ी है, कितना पैर है? 8 पैर है। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और कीट के कितने पैर होते हैं? कीट के पैर कितने? कितना? 6। और मकड़ी का पैर कै? 8 पैर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कीट के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए मकड़ी को जो है ना कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि यह सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह समूह में नहीं रहता है, मकड़ी समूह में नहीं रहता है, कार्य का बंटवारा नहीं होता है, इसलिए इसको हम सामाजिक कीट नहीं कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि पेपर 1 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जीव है जो प्रजनन के बाद जो है मादा नर को मार डालती है? कौन सा? मकड़ी। यहां से कहा जा रहा है कि मादा मकड़ी नर मकड़ी को प्रजनन क्रिया के बाद मार डालती है। ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर आप उठा करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप देते हैं ऑथेंटिक ही जानकारी देते हैं। रेशम का कीड़ा, यहाँ पेपर 2 और पेपर 1 के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्ती, क्या होगा? शहतूत की पत्ती पर पाला जाता है। तो रेशम का कीड़ा जो है ना, ध्यान में रखिएगा, रेशम के कीड़े का पालन के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? शहतूत। और हम बेचारा भर पेट खाएगा और फिर क्या करेगा कि अंडा देगा। और अंडा जब देता है तो इस तरह से पहले ये जाल बना लेता है ना, और इसके भीतर ये अंडा देता है। ये देख रहे हैं ना, ये जो आपका दिख रहा है, इस तरह से इसका अंडा होता है, इसके भीतर इसका बच्चा होता है। अब इसको क्या करते हैं कि इसको गर्म पानी में खौला देते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आप एक सूती का वस्त्र पहन रहे हैं तो कितना कीड़ा को आप मार रहे हैं। तो इसको क्या करेगा कि गर्म पानी में खौला देगा, इसके अंदर जो भी रहेगा वो मर जाएगा। इसके बाद इस सफेद वाला जो चीज है, इससे धागा तैयार किया जाता है और फिर कपड़ा बनता है। ध्यान में रखना है कि पालन के लिए शहतूत की पत्ती का इस्तेमाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट कि जो आपका नर रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और रेशम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ये पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद साइबेरियन सारस, ये जो है पेपर 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और ये एनसीईआरटी में इंक्लूड है। अगर साइबेरियन पक्षी की बात किया जाए तो यह एक क्या है? प्रवासी पक्षी है। प्रवासी का मतलब क्या है? जो दूसरे देश से आते हैं उसको क्या कहते हैं? हम प्रवासी कहते हैं। बात समझ है ना। और एशिया के साइबेरिया प्रांत से शीतकाल में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ध्यान में रखिएगा, कहाँ आते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। और ये कहाँ है? राजस्थान में। यहां से पूछा जाएगा कि कौन सा एक प्रवासी पक्षी का उदाहरण है, तो साइबेरियन सारस। यहां देख रहे हैं इसका चोंच जो इस तरह से लाल रंग का होता है ना, इस तरह से ये ऐसा होता है साइबेरियन सारस। ये झुंड के झुंड चले आते हैं शीतकाल में। शीतकाल का मतलब समझते हैं? अरे शीतकाल का मतलब समझते हैं या नहीं समझते? क्या बताइए? शीतकाल इन लोग को जो है, शीतकाल का मतलब क्या हो? ठंड वाला मौसम। तो कहा जा रहा है कि आता कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में, ये राजस्थान में है।
और ग्रीष्म काल में प्रजनन के बाद क्या करते हैं, अपने देश लौट जाते हैं। और यह एक सामाजिक पक्षी है जो अपने प्रजाति के साथ ही रहता है। और ये मुख्य रूप से होगा जी, गंभीर रूप से नहीं होगा, है ना। ये मुख्य रूप, ये क्या है, एक मिनट, कहा जा रहा है कि ये गंभीर रूप से खतरे में है और इनकी संख्या लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब जो इनका शिकार तेजी से हो रहा है। लोग क्या करते हैं कि जैसे मुर्गा खाते हैं ना, इसको मार करके खा जाते हैं। इस कारण से लगातार जो इसकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हालांकि मेरे गांव में भी जो पोखर है वहां भी बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, अब तो चला गया। झुंड का झुंड जो है ब्राउन कलर का, पता नहीं कौन सा पक्षी है, ढेर सारे आते हैं, लगभग लाखों की संख्या में। अब जो है गर्मी आ गया तो वो चला गया, जाड़े के मौसम में वो आते हैं मेरे गांव में। तो ध्यान में रखिएगा साइबेरियन सारस के बारे में। ये एक प्रवासी पक्षी का उदाहरण है। आता कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। और ये जो ग्रीष्म काल में प्रजनन क्रिया के बाद अपने देश में लौट जाते हैं। और ये एक सामाजिक है पक्षी का उदाहरण है, क्योंकि यह जो है अपनी प्रजाति के साथ ही रहता है और ये गंभीर खतरे में, और इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है क्योंकि इसका जो है शिकार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। टाइम, चलिए हाथी थोड़ा सा देख लीजिए, हाथी मेरा साथी पढ़ लीजिए उसे सिर्फ। चलिए तो खत्म कर देते हैं। कहा जा रहा हाथी के बारे में कि यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु है। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ हाथी पाया जाता है, कर्नाटक में। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भारत में कहाँ हाथी, कर्नाटक में। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी ही करती है। और एक समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं, 10 से 12 होते हैं। और हाथी का जो है नर बच्चा, ध्यान में रखिएगा, हाथी का जो नर बच्चा होता है वो 14 से 15 साल के बाद समूह को क्या होता है, समूह को छोड़ करके वो चला जाता है। और फिर हाथी के अगर कान की बात करें तो इसके कान बहुत बड़े होते हैं, जिसका इस्तेमाल सुनने के साथ ही साथ हवा करने के लिए भी ये करते, पंखे के रूप में इस्तेमाल करते हैं ज्यादा गर्मी। चूंकि हाथी का रंग काला होता है और इसको ज्यादा गर्मी लगता है। और ये भी आपको मालूम होगा कि काला चीज जो होता है, जितना भी काला चीज है, वो उष्मा को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जैसे छाता का रंग देखिए कैसा है, काला है। अब ऊपर से जो हीट आएगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपके सिर पर कम हीट जाएगा कि ज्यादा, क्या ज्यादा कि कम। इस तरह से छाता होता है ना बना हुआ जी, ये जो है इस तरह से, तो हीट आएगा तो क्या होगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये काले रंग का है और काले रंग का एक नेचर है कि ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए छाता का जो रंग होता है वो काला ही बनाया जाता है। लेकिन जो रंगीन वाला जो छाता लगा रहे हैं वो लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, हीट को रोक ही नहीं रहा। तो हाथी का रंग काला होता है, इस कारण से इसको ज्यादा गर्मी लगता है। तो कान का इस्तेमाल ये सुनने के लिए भी करता है और साथ ही साथ पंखा के रूप में भी इसका इस्तेमाल करता है। हाथी काले रंग का होता है इसलिए इसको ज्यादा गर्मी महसूस होता है। हाथी को कीचड़ बहुत पसंद है। हाथी का गर्भकाल कितना माह का होता है, 22 माह का होता है। और हाथी एक दिन में लगभग 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना, 1 क्विंटल में कितना, 100 केजी। ये भी जो है ऑनलाइन 2022 में जो है पूछा जा चुका है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। आज सुबह इसको हम देख रहे थे, पेपर 1 में पूछा गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि हाथी के बच्चे का जो 3 माह का अगर हाथी का बच्चा है ना, तो उसका वजन लगभग कितना हो जाता है, 2 क्विंटल का मतलब क्या, 200 केजी होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हाथी के उम्र की बात करें तो लगभग 70 साल ये जिंदा रहता है। और हाथी सबसे कम जो है आराम करने वाला जानवर है, यानी ये सोता बहुत
कम है। इसके बाद बाघ लास्ट, कराकिया भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर जो है काली, कई नहीं होगा, क्या है, काली और पीली धारियां होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो है बाघ कहाँ, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं एवं बाघिन समूह का नेतृत्व करती है। बाघ नर बच्चे अपने समूह को 2 या 3 साल के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देख सकता है। कितना गुना, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट, 6 गुना। हाँ, बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने की सरसराहट को अंतर दूर से ही क्या कर लेता है, भाप लेता है। बाघ की मूंछें लंबी होती है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है, मूत्र के द्वारा करता है। और बाघ का दहाड़ कितना किलोमीटर तक जाता है, 3 किलोमीटर तक। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, बाल के कारण होते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो आज का जो है कुछ जानवरों के शिकार की बात करें तो हाथी को मारा जाता है। शिकार किसके लिए किया जाता है, दांत के लिए। गेंडों को किसके लिए, सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप को किसके लिए, खाल के लिए। कस्तूरी हिरण को कस्तूरी के लिए मारा जाता है। ठीक है। चलिए, कह रहा कि कुछ जानवरों की नींद, अगर नींद की बात करें, इसको याद कर लेना है, ये नहीं हाव, जैसे भी याद हो। यहां से प्रश्न आता है, गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। जिराफ 2 घंटे। अजगर सबसे ज्यादा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, सबसे ज्यादा कौन सोएगा, अजगर। कितना, 18 घंटे। और बिल्ली 12 घंटे। चलिए, तो आज का सेवा हो गया समाप्त।